उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली एक एल्गोरिदम है, ठीक है, क्लासिफायर है, जिसकी बेसिस पे हम अपने डाटा को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जी रईस बच्चे, आप बताओ ये किस तरह से क्लासिफिकेशन है? तीनों टास्क, क्लासिफिकेशन के टास्क किस तरह से हैं? सर इसमें डिस्क्रीट डेटा है ना, मतलब जैसे स्पैम है, नॉट स्पैम है, सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा। इसी तरह आगे भी या तो यस होगा या फिर नो ही होगा। तो रिग्रेशन में तो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, और क्लस्टरिंग में भी हम मतलब एक तरह के डेटा को अलग अलग कर रहे होते हैं स्टोरी वाइज। क्लासिफिकेशन में क्योंकि ये सुपरवाइज्ड है और इसमें हमें लेबल गिवन होते हैं, ठीक है, हमें डाटा जो ट्रेनिंग डाटा दिया जाता है उसके साथ लेबल गिवन होते हैं, और क्लस्टरिंग में हमारे पास वो लेबल गिवन नहीं होते, ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर हमने चीजें अलग करनी होती हैं। और अभी आपको ना सिर्फ दो क्लासेस दी जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है कि या स्पैम है या स्पैम नहीं है, ठीक है, या फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है या नहीं है, या कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी का क्या मतलब है? दो सिर्फ, कि हम लोग या तो जीरो है या वन है, ठीक है, हम लोग सिर्फ दो ही क्लासेस में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। आप लोग मल्टीपल क्लासेस में भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा क्लासेस भी आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बाइनरी क्लासेस का क्लासिफिकेशन का कहा जाता है, इसका मतलब है आपने किसी भी प्रॉब्लम को दो चीजों में मैप करवाना है, कि या तो वो चीज है या नहीं है, या कस्टमर का रिव्यू पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, या ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट है या नहीं है, ठीक है, या किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम लोग दो क्लासेस के ऊपर उसको मैप करवा रहे हो। जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का था, कि जो ट्यूमर है बेनाइन ट्यूमर है, मेलिग्नेंट है, ठीक है, कौन सी क्लास में आप उसको क्लासिफाई करवा रहे हैं। ओके, इसी तरह से बच्चों लेट अज्यूम अगर आपके सामने ये चीज शो हो रही है, जैसे आपको एक्स एक्सिस में ट्यूमर साइज शो हो रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस में आप लोग मेलिग्नेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पेशेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि उन्हें कैंसर है या कैंसर नहीं है, ठीक है, जो जीरो के करीब है। और लेट अज्यूम ये वाले अपर साइड पे जो हैं वो तमाम वैल्यूज हैं जिनको हम कहते हैं कि इन्हें कैंसर है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू जो है वो 1 है। और जो हमारे पास रेड वाले सेक्शन में है, जो हमारे पास ये अपर साइड में शो हो रहे हैं, ये वो तमाम हैं जिन्हें कैंसर है, ठीक है। और लेट अज्यूम जो आपके जीरो एक्सिस के करीब आ रहे हैं, हम लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये वो तमाम सैंपल्स हैं जिन्हें कैंसर नहीं है। अब लेट अज्यूम आपने इसको क्लासिफाई करना था, ठीक है, कि कैंसर है किसी भी, अगर आपने अपने मॉडल को ट्रेन करके प्रेडिक्शन देनी थी कि किसी भी पेशेंट को अगर आपने डायग्नोज करना हो क्या उसे कैंसर है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप लोग जारी बात है जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे, हम एक लाइन लगाते थे और उस लाइन की बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर देते थे, ठीक है। हम उसकी बेसिस पे कंटिन्यूस जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज थी उसी के लिहाज से हम एक लाइन बना देते थे और हमारा मॉडल बता देता था टेस्ट सैंपल के लिए कौन सी लाइन है जो बेस्ट हमारी फिट कर रही होगी हमारे डाटा सेट के लिहाज से, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना बेसिकली ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिस जो कि क्लासिफिकेशन का टास्क है, अगर आप लोगों ने उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। इसका नाम रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम नाम में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिग्रेशन एल्गोरिदम नहीं है, एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, कि ये हमारे डाटा को क्लासिफाई कर रहा होता है। लेकिन हम लोग इसको रिग्रेशन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हाइपोथेसिस और बाकी तमाम कॉस्ट फंक्शन उन्हीं तमाम चीजों को यूज करके हमारे डाटा को क्लासिफाई कर रहा होता है, लेकिन लॉजिक वही यूज कर रहा होता है जिसके लिहाज से हमारे डाटा को वो क्लासिफाई कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। रिग्रेशन हम लोग उसी वजह से कहते हैं क्योंकि वही हमारे पास कॉस्ट फंक्शन उन्हीं चीजों को यूज कर रहा होता है, उसी तरह से लाइन मैप करवाता है, लेकिन लाइन इस तरह से मैप करवाता है कि हमारे डाटा को दो क्लासेस में वो क्लासिफाई कर सकते। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये ऑलवेज हमारा दो ही क्लासेस में क्लासिफाई करेगा। ये बाइनरी क्लासेस क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, या तो 0 और 1 के हमारे पास दो क्लासेस हो उसको क्लासिफाई करना हो तो उसके लिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी आ जाती हैं उसके लिए भी ये वन वर्सेस ऑल वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उसको भी दो दो क्लासेस में मैप करवा के फिर क्लासिफाई कर। अभी लेट अज्यूम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो सबसे कॉर्नर पे आपको ये पॉइंट शो हो रहा है, ये जो आपको सबसे साइड पे ये वाला पॉइंट शो हो रहा है जिसको हम लोग अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल वो हमारी 1 क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कह रहे होंगे? ये अपने एक्चुअल में जो बाकी सारे डेटा सेट का डिस्पर्शन है वो यहाँ पर है,
ठीक है, ये एक हमारे पास एक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो बहुत सेपरेट अलहदा से पड़ा हुआ है। इसको हम लोग मशीन लर्निंग की टर्म में क्या बोल रहे होते हैं? नहीं आइडिया। आउटलायर क्या होता है बच्चों? जो हटके हो, जो हटके हो, अपने ग्रुप से डिफरेंट हो, उसमें जो फीचर हैं वो डिफरेंट हैं। रिलेटिव मार्किंग में आउटलायर का क्या रोल प्ले करता है? आउटलायर एवरेज से हटके हो थोड़ा। तो जिस तरह से बच्चों आपके ग्रेडिंग में आउटलायर आता है ना, आउटलायर के आने से क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारे मॉडल है ना, जो आपने बाकी तमाम क्लास में जिसका डिस्पर्शन एक जगह पे होता है, उनकी जो अजम्पशन होती है उनसे उनके ग्रेड बहुत कम आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आउटलायर है जिसके ग्रेड बन रहे हैं 90 तक, ठीक है, बाकी सारे बच्चे हैं जिनके ग्रेड शुरू हो रहा है 60 से, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हमारे पास 90 से लेके जो हमारे पास 60 तक का जो गैप है, जो इंटरवल है, उसके दरमियान हमारे तमाम ग्रेड रह सकते हैं कि ए ग्रेड भी वहां पर रह जाएगा हमारा, बी ग्रेड भी इसी के दरमियान रह जाएगा, बी प्लस भी इधर रह जाएगा, और हो सकता है 60 पे हमारा सी से शुरू हो रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों की जो ग्रेडिंग है वो बहुत बुरी हो रही हो, ठीक है। तो आउटलायर हमारे पास एट द एंड जो है हमारे मॉडल की एक्चुअल प्रेडिक्शन में बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी तरह से आपके मशीन लर्निंग बेस्ड डाटा सेट में अगर कोई आउटलायर आ जाता है, ठीक है, कोई इस तरह की वैल्यू आ जाती है कि जैसे हम लोग मीन या एवरेज बेस पे हम अपना डाटा को फिल कर रहे थे, ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती है तो जिसके लिहाज से हम फिल करेंगे ना, वो एक्चुअल में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नहीं होगा, क्योंकि आउटलायर ने पूरा का पूरा हमारा डिस्पर्शन ही खराब कर दिया, ठीक है। आउटलायर जो है ना हमारे एट द एंड मॉडल की प्रेडिक्शन में बहुत रोल प्ले करता है कि वो हमारे मॉडल को किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। ये आउटलायर क्या हो सकता है? बेसिकली कोई नॉइज ही हो सकती है ना, कोई इररेलेवेंट, कोई भी हमारी गलती से, ठीक है, कोई वैल्यू इस तरह से एक्सीडेंटली हम लोगों से इंसर्ट होगी, कोई ऐसी चीज भी आ सकती है, कोई नॉइज भी आ सकती है। तो ये सारी की सारी जो नॉइज इररेलेवेंट वैल्यूज है ना, वो हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपके मॉडल में नॉइज जो कोई ऐसी इररेलेवेंट वैल्यूज हैं तो हमें उन्हें रिमूव करना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल लाइन ड्रॉ की हैं कि हमारे डाटा को जो सही तरह से वो सेटिस्फाई कर रही हो, प्रेडिक्शन हमारी अच्छी दे रही हो, तो आपने देखा कि हमने एक स्पेसिफिक रेंज यहाँ पर फिट कर दी है 0.5 से, कि अगर 0.5 से लेस देन हो तो तुमने 0 क्लास असाइन कर देनी है, ठीक है, और अगर 0.5 से ग्रेटर हो तो तुमने 1 क्लास असाइन कर देनी है, ठीक है। हमारे पास 2 क्लासेस थी, एक जिसमें हमारे पास मलिग्नेंट था और दूसरा वो जिसमें मलिग्नेंट नहीं था, ठीक है। तो हमने एक थ्रेशहोल्ड लगा दिया कि अगर तो 0.5 से बिलो वैल्यू आती है देन तुमने 0 क्लास असाइन कर देनी है, और 0.5 से अगर ग्रेटर वैल्यू आती है देन तुमने 1 क्लास असाइन कर देनी, ठीक है। ये जो हमारे पास थ्रेश होल्डिंग है, जैसे हाइपोथेसिस की हम लोगों ने थ्रेश होल्डिंग लगाई है कि अगर तो वो ग्रेटर देन 0 देता है देन तुमने y इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट कर देना, और इसी तरह से अगर वो लेस देन 0.5 देता है तो तुमने y इक्वल टू 0 प्रेडिक्ट कर देना, ठीक है। ये जो थ्रेश होल्डिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पर 0.5 की थ्रेश होल्डिंग लगाई है, एक्चुअल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग ये थ्रेश होल्डिंग जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए होता है जो हमारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में मैप करके बता रहा हो, ठीक है, कि अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो मुझे बताए कि ये 0 है या 1 है, ठीक है। उसके लिए हमें किसी एक फंक्शन की जरूरत होती है जो कि हम लोग इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज बताइए कि हम लोग हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है हमारी वो 0 और 1 के दरमियान में हम लोग मैप करवा रहे होते हैं। और अगेन के लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, ना कि रिग्रेशन के टास्क के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिग्मॉइड फंक्शन की बात करूं कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग इसमें अगर अपनी वैल्यू को हम लोग रेंज लगाना चाहते हैं, थ्रेश होल्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, 0.5 से, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अगर हम लोग थ्रेश होल्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी एक ऐसे फंक्शन की जरूरत है जो ऑटोमेटिकली मेरी ये थ्रेश होल्डिंग करके मुझे रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। और वो वाला फंक्शन जो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज करते हैं वो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यूज को मैप करवा के हमें यहाँ पर शो करवा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस फार्मूले को देखें कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस z लिख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस z में हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा था कि वो थीटा ट्रांसपोज x था, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना, अगर मैं z की जगह पर कोई बहुत स्मॉलर वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, लेट अज्यूम z की जगह पर मैं -इन्फिनिटी पुट कर, z की जगह पर मैं -इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/1 प्लस e की पावर माइनस इंटू -इन्फिनिटी।
अब अगर माइनस इन्फिनिटी और माइनस हम लोग अगर आपस में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ई की पावर क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, प्लस हो जाएगी जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/1 प्लस ई की पावर प्लस इन्फिनिटी। क्या मतलब है, ई की पावर मैं ले रहा हूँ प्लस में, ठीक है। तो एक बड़ी रकम है इन्फिनिटी एक्चुअल में, तो हमारे पास एक बड़ी रकम है ना, माइनस इन्फिनिटी नहीं प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी एक बड़ी रकम है और मैं उसको पावर में ले रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मेरी एक और बड़ी रकम बन जाएगी, ठीक है। और उसमें मैं एक +1 ऐड कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, वो बड़ी रकम एक और उसमें एडिशन होकर वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। और अगर मैं एक बड़ी रकम के साथ किसी चीज को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करता है, तो छोटा आंसर है, बहुत छोटी वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा होगा, 0 के करीब करीब हमारी ये वैल्यू आ रही हो। तो इस तरह से जब भी मैं अपने इस लॉजिस्टिक अपने इस सिग्मॉइड फंक्शन में मैं स्मॉलर वैल्यू पुट करूं तो ये मुझे हमेशा छोटा आंसर दे रहा होगा, छोटी वैल्यू दे रहा होगा। और इसी तरह से अगर मेरे हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो अगर मैं ग्रेटर पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्लस इन्फिनिटी पुट करता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 ई की पावर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस जो जेड के साथ लगा हुआ है तो वो माइनस इन्फिनिटी कर देगा। इसका मतलब है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वो इस तरह से 1/e की पावर में चला जाएगा, ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी में। तो वो भी एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि क्योंकि मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ एक स्मॉलर वैल्यू आ रही होगी, उसमें मैं +1 ऐड करूंगा तो एक स्मॉलर वैल्यू ही होगी। अगर मैं स्मॉलर वैल्यू के साथ को डिनोमिनेटर में रख के 1 से डिवाइड करता हूँ तो वो हमारे पास एज सच हमारी वैल्यू पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यूज नहीं आ रही होगी। ये जो हमारे पास लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली हमारा ये सारा काम कर रहा होता है, ठीक है, कि वो हमारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में मैप करवाता है। अब हमारे पास बच्चों ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, ठीक है। जेड हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को वैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा ये फंक्शन काम किस तरह से कर रहा होता है। मैंने कहा लेट अज्यूम, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1 प्लस ई की पावर जो है उसमें मैं एक स्मॉलर वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक स्मॉलर वैल्यू ना हमारे पास, तो मैंने एक माइनस इन्फिनिटी पुट कर दी, मैंने एक स्मॉलर वैल्यू अपने हाइपोथेसिस में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका आंसर चेक करूं तो आपको पता चला माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ई की पावर हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, एक बड़ी रकम हो जाएगी। उस बड़ी रकम में मैं एक 1 का एडिशन कर रहा हूँ, इसका मतलब है वो बड़ी रकम मेरी थोड़ी सी और बड़ी रकम हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है हमारी रकम जो है, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है हमारा वो हमारा 1 स्टेप और इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं एक बड़ी रकम के साथ डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ बड़ी रकम और 1 के साथ मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है हमारा आंसर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ रही होगी ना, क्योंकि मैं एक बड़ी रकम के साथ उसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब हम ये मैं बता रहा था मैपिंग हमारी है सिग्मॉइड फंक्शन की, मैंने एक स्मॉलर वैल्यू दी है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे स्मॉलर वैल्यू रिटर्न कर, मुझे वो वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो 0 के करीब करीब है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह पे माइनस इन्फिनिटी की जगह पे प्लस इन्फिनिटी पुट कर दूं तो क्या होगा, तो सर 1 के करीब होगा, एग्जैक्टली तो ये हमें 1 के करीब करीब वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में मैप कर रहा होता है, जो कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एज अ हाइपोथेसिस ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हो, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस था वो थीटा ट्रांसपोज एक्स था, ठीक है। अगर इसमें मैं सिग्मॉइड में पुट करता हूँ, ठीक है, तो सिग्मॉइड में पुट करके हमारे पास ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इसमें माइनस जेड की जगह इसकी जगह पर हम लोग थीटा ट्रांसपोज एक्स जो है हम उससे पुट कर, तो इस तरह से ये हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन का अगर आप लोग एक्चुअल में इसका देखना चाहें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरह से ये हमारा डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 0 और 1 के दरमियान में मैपिंग करता है। एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्डिंग लगा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू में थ्रेश होल्डिंग लगाई है, ठीक है, 0.5 से जितनी वैल्यू बिलो है तुम उसको 0 के दरमियान 0 की तरफ मैप करवा दो और जितनी हमारे 0.5 से ग्रेटर है तुम उन्हें 1 के दरमियान में मैप करो। हमारे पास बच्चों इंटरप्रिटेशन है, इसमें इंटरप्रिटेशन में ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई हाइपोथेसिस जो है वो 0.7 मुझे वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। 0.7 का क्या मतलब है कि हमारे अगर मैं पूछूं ये वाला जो क्लासिफायर है वो कितना अच्छा है, अगर मैं ये वाला हाइपोथेसिस लिखता हूं
तो इसका क्या मतलब है, मेरा ये क्लासिफायर कितना अच्छा है? सर एबिलिटी मतलब किस सेंस में, मतलब सर एबिलिटी 70% आ रही है तो वो तो अच्छी है, मतलब एक्यूरेसी। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, एबिलिटी 70% है ना, ठीक है, कि इसकी एक्यूरेटली क्लासिफाई करने की एबिलिटी कितनी है, 70%। लेट अज्यूम अगर मैं आपको कहता हूं कि इस हमारे ये जो क्लासिफायर है, ये जो भी हमें ये एक्यूरेसी दे रहा है या हाइपोथेसिस दे रहा है, इसकी इनकरेक्ट हमारे डाटा को मतलब इनकरेक्टली क्लासिफाई करने की कितनी एबिलिटी है? सर वो भी 30% होगी। वो हमारे पास 30% होगी। वो 30% कैसे हमने कैलकुलेट की? हमें पता था कि टोटल हमारे पास 100% हो, ठीक है, उसमें से जो हमारे मॉडल ने आउटपुट निकाल के दी है, हम उसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो हम इसका जो इनकरेक्टली जो हमारे डाटा को वो क्लासिफाई कर रहा है, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि अगर आपको पता है आपका मॉडल इतना करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है, तो अगर आप लोग उसका ऑपोजिट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इनकरेक्टली कितने एग्जांपल को वो हमारा कितने अच्छे से कर रहा है, या इनकरेक्ट कितने एग्जांपल्स को वो कर रहा है, कितनी उसकी इनकरेक्ट क्लासिफाई करने की एबिलिटी है, तो हमें माइनस करके पता चल गया कि 0.3 है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास ये हाइपोथेसिस आते हैं, हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हमने एक एक्यूरेसी हमने करेक्टली क्लासिफाई की अगर हमने कैलकुलेट कर ली है, और इनकरेक्टली को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जस्ट 1 से माइनस करके हम लोग एक्यूरेटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है किसी भी मॉडल की करेक्टली क्लासिफाई करने की जो एबिलिटी है वो 100% है, कि अगर मेरा ये मॉडल 100% कर रहा होता तो इसमें हमारे पास इनकरेक्टली क्लासिफाई करने की 0% होती। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज मेंशन कर रहे हैं। अगर आप लोग सबसे बॉटम पर देखें कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम लोग एक अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग दूसरी में भी इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको यहाँ पर शो हो रहा है सबसे बॉटम। अगर लेट अज्यूम हमारे पास y = 1 प्रेडिक्ट करता है किसी भी x और थीटा के लिए हमारे पास, ठीक है, अगर वो y = 1 प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर हम इसका ऑपोजिट देखना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कि y = 0 के लिए कितना हमारे पास था, ये कितना इनकरेक्ट वो हमारा कर रहा था, उसके लिए हम लोग जस्ट 1 में से वो अपर वाला जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू भी हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ये गेट किया। एग्जैक्टली हरून बच्चे, ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ही होती है ना, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में ही हम उसे मैप करवाते हैं। अगर किसी भी चीज की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए ना, अगर आप लोग लिख देते हैं क्या किसी हम लोग अगर किसी चीज के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, क्या वो 1.5 हो सकती है, 1 से इंक्रीज कर सकती है बच्चों? हाँ सर। तो वो हमारे पास 1 से इंक्रीज नहीं कर सकते, हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही हम लोग उसे मैप करवा रहे हो। ओके, तो बच्चों इसमें बेसिकली हम ये बता रहे थे कि लेट अज्यूम अगर हमारे पास जो हमने प्रेडिक्ट करना था उसका लेबल 1 था, ठीक है, और मेरे जो एल्गोरिदम ने प्रेडिक्ट करके मुझे बताया वो भी उसने 1 ही प्रेडिक्ट किया, तो क्या मुझे पेनल्टी डालने की जरूरत है या नहीं? नो सर। नो सर। तो हमें पेनल्टी डालने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम अपने हाइपोथेसिस का यहाँ पर लॉग ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग लॉग लेके चेक करें कि अगर मैं log of 1 लेता हूं, log of 1 क्या होता है बच्चों? 0 होता है ना? 0 जी एग्जैक्टली। तो जब मैं लॉग में ले रहा हूँ ना अपने हाइपोथेसिस का, अगर मैंने 0 प्रेडिक्ट करना था और मेरे क्लासिफायर ने भी जो मुझे प्रेडिक्ट करके दिया वो भी 0 था, तो हमें उस केस में उसे पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए। तो इसीलिए जब मैं log of 1 ले रहा हूँ तो ये हमारे पास 0 रिटर्न कर रहा होगा। इसका मतलब है कि आपने अभी पेनल्टी उसे नहीं डालनी। हाँ, अगर हम लोग हमें जो रिक्वायर्ड था वो 1 था, लेकिन जो प्रेडिक्ट सर y हमने प्रेडिक्ट करना था ना? एग्जैक्टली y हमारे पास वो प्रेडिक्टिंग लेबल है जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है सर जी। इसी तरह से अगर लेट अज्यूम हमने अगर इसका मैं ऑपोजिट देखूं कि हमने प्रेडिक्ट तो y करना था 1, लेकिन हमारा एक्चुअल में जो हमें गोल मिला वो आपको 0 प्रेडिक्ट हुआ हमारा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा एल्गोरिदम गलत था। ठीक है, उसको हमें पेनल्टी डालनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते थे। एक अगर हम लोग इक्वेशन गेट कर लेते हैं तो दूसरी जस्ट हम लोग उसमें से माइनस करके हम लोग उसका जो इनकरेक्टली क्लासिफाई करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारे पास वो वाली प्रोबेबिलिटी आ रही है जो कि अगर इनकरेक्ट करता है तो उस केस में हमने उसको देनी, और उसका हम लोग यहाँ पर लॉग दे रहे हैं।
ठीक है। पेनल्टी हम लोग उस केस में जाहिरी बात है हम लोग उसको कह रहे होंगे कि अगर जो तुमने गोल था तुमने उसको गेट नहीं किया, ठीक है, तो हम उसी के लिहाज से उसको लॉग में पेनल्टी डाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये कोई रैंडम हम लोग कोई वैल्यू लगा सकते हैं, अगर लेट अज्यूम इन्फिनिटी भी लगाते हैं तो उसी के लिहाज से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल उसने 0 की तरफ लेके गया है हमें और हमने 1 की तरफ लेके जाना है तो हम उसको उतनी पेनल्टी डाल रहे होंगे तो वो हमारा उतना जंप ले रहा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट हम लोग अपने कॉस्ट फंक्शन में इसको पेनलाइज करते हैं कि तुमने जो इनकरेक्ट क्लासीफाई किया है अब तुम्हें पेनल्टी डालनी चाहिए कि तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव करना है, कि तुम गलत हो, तुम्हें दूसरी साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग जस्ट इस कॉस्ट फंक्शन में उसको वो पेनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम लोग अगर एक ही इक्वेशन में लिखना चाहें कि जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होगा वो तो दोनों केस में हमारा एक ही चल रहा होगा ना, हम अलहदा से तो नहीं लिख रहे होंगे कि y के लिए हम लोग अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हो और जब हमारा 1 प्रेडिक्ट कर रहा है और अगर 0 प्रेडिक्ट कर रहा है तो उस केस में हम लोग अलहदा से कर रहे हो। तो हम लोग एक ही अपने कॉस्ट फंक्शन की एक ही इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम लोग हर टाइम उसी को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इन दोनों जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन के अंदर आ रहा था प्रेडिक्शन, अगर हम लोग उन दोनों को एक ही इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा कि हमने इस इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन की है कि हमारे पास जो y = 1 और y = 0 का जो केस था मैंने उन दोनों को इकट्ठा करके लिखा है, लेकिन इसमें क्या कुछ हमने चेंज किया है? y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी जो ओरिजिनल y की वैल्यू। ओके, तो बच्चों हमने अब उन तमाम जब हमारे पास y = 1 दे रहा है, ठीक है, उसकी एक्यूरेटली क्लासीफाई करने की और इन एक्यूरेटली क्लासीफाई करने की तमाम चीजों को हम लोग एक ही इक्वेशन में लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके लिए हमने क्योंकि हमने हर दफा उसको पेनलाइज नहीं करना, ठीक है। पेनलाइज तो हमने सिर्फ तभी करना है जब उसने प्रेडिक्ट 1 करना था लेकिन उसने प्रेडिक्ट हमें 0 करके दे दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने हर केस में उसको पेनलाइज नहीं करना था तो मैंने अपने इक्वेशन भी इस तरह से बनाई कि तुमने हर दफा उसको पेनलाइज नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रेडिक्शन सही देता है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमें प्रेडिक्शन वही देता है, देन हमें उसे पेनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस केस में हमें इसको रन करना है। और अगर हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड था और उसने वो प्रेडिक्ट करके नहीं दिया देन हमें उसे पेनलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर मैं सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा एल्गोरिदम करेक्टली क्लासीफाई कर रहा होगा, ठीक है, देन हमारा ये वाला अनेबल हो रहा होगा कि 1 हमारा हमें रिक्वायर्ड था और हमारे एल्गोरिदम ने भी हमें 1 ही रिटर्न किया। तो जब y की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो ये वाला हमारे पास अनेबल होगा और सेकंड वाला जो पोर्शन है वहां पर मैं 1 - y कर रहा हूं तो 1 - 1 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो पेनल्टी वाला हमारा केस है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जस्ट फर्स्ट वाला जो है वो हमारा एनेबल होगा और उसी के लिहाज से हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होगा, जो हमारा एरर होगा वो हमें पता चल रहा होगा, ठीक है। सेम केस अगर वो इनकरेक्टली क्लासीफाई करता है, अगर वो इनकरेक्टली क्लासीफाई करता है तो इसका क्या मतलब है, हमें 1 रिक्वायर्ड था लेकिन उसने हमें 0 रिटर्न किया। और 0 के केस में कौन सी वाली वैल्यू हमारी 0 हो रही होगी सर? फर्स्ट वाली। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 हो रही होगी। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने पेनलाइज करना था, ठीक है, कि हमारे एल्गोरिदम ने गलत प्रेडिक्शन दी है, हमें रिक्वायर्ड 1 था, ठीक है, लेकिन उसने हमें 0 रिटर्न किया। तो ये वाला हमारे पास 0 के केस में ये वाला हमारे पास जो केस है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड केस है, ठीक है, जिसमें मैं 1 - 0 करूंगा तो ये हमारे पास अनेबल रहेगा, ये हमारा 0 नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट फंक्शन के थ्रू अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एरर है और कितना हमने उसको पेनलाइज करना है। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर वही कॉस्ट फंक्शन जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो आपका यहाँ पर एक कंप्लीट आप लोगों के सामने ये कॉस्ट फंक्शन, जैसे हम लोग ऑलरेडी कॉस्ट फंक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, उसी में पुट करके आप लोगों के सामने वो एज इट इज लिखती है, ठीक है, दोनों पार्ट उसके लिखती हैं। और यहाँ पर -1/m के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 1/m जो है ना बेसिकली ये हम m क्या है इस केस में हमारे पास सर नंबर ऑफ जो सर वो रोज होती हैं डेटा सेट की, नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जितनी एग्जांपल्स होंगी हम उसके साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये कर क्यों रहे हैं, जस्ट एवरेज लेने के लिए कि जो हमें एरर मिल रहा हो
ऑन एवरेज ले रहे हो, जैसे हम लोग नंबर्स की एवरेज ले रहे होते हैं, टोटल नंबर्स के साथ जो हमारे पास कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर टोटल एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस किया था ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन में, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट को यूज कर रहे थे, सेम इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का वही हम लोग अपने कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेके हम लोग उसी लिहाज से अपने थीटास की वैल्यूज को अपडेट करके वही पूरे स्टेप्स जो है थीटा 0 और थीटा 1 की जो हमें जो वैल्यू है जो रेट ऑफ चेंज के लिहाज से हमें वो रिकमेंड करता है, तो उसी के लिहाज से हम लोग वैल्यूज को अपडेट करके बार बार हम लोग उसमें डालते जाएंगे और अपने एरर को रिड्यूस करते जाएंगे, और जब तक हमारा वो पूरा डाटा एक्यूरेटली क्लासीफाई हो जाता है देन हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक, हाइपोथेसिस क्योंकि पहले हमारे पास थीटा ट्रांसपोज एक्स था अकेला, अभी क्योंकि हम लोग सिग्मॉइड लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्मॉइड में हमारे पास 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला हमारा हाइपोथेसिस होगा और उसी का हम लोग जो डेरिवेटिव या बाकी चीजें जो ले रहे होंगे हम लोग उसी का डेरिवेटिव और लेकर हम लोग अपने इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे और थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 ये जितने भी हमारे पास थीटास की वैल्यू हैं हम लोग उनको अपडेट करके फर्दर यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है ना, ये सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन के साथ कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, अपने कॉस फंक्शन में हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन को ऐड कर रहे हैं जो कि हमारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में मैप करवाता है। ठीक है, मैप करवाने के बाद एट द एंड हमें बता देता है कि आपका कोई भी जो टेस्ट डेटा है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, 0 क्लास से बिलोंग करता है या 1 क्लास से बिलोंग। हम लोग इसकी मदद से 2 क्लासेस को ही क्लासीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, या 0 या 1 अगर हमारे पास क्लासेस हों देन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टी क्लास हो, ठीक है, तो उसको अगर आपने क्लासीफाई करना हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा 2 ही क्लासेस के लिहाज से कर रहा होगा। ये मैं अभी आगे फर्दर आपको बताता हूँ कि वो हमारा किस तरह से कर रहा होगा। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट को देखा था ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम को, इसके अलावा हमारे पास और भी काफी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, जैसे कॉन्जुगेट ग्रेडियंट है, BFGS है, या LBFGS है, ये डिफरेंट अदर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप लोग इनको भी यूज करना चाहें अपने एल्गोरिदम अपने ग्रेडियंट डिसेंट की बजाय, तो आप लोग उनको भी यूज कर सकते हैं और फर्दर आप लोग चेक कर सकते हैं क्या हमारे क्लासीफायर की एक्यूरेसी पे या जो हमारा एट द एंड प्रेडिक्शन दे रहा है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, बाकी जो अदर क्लासीफायर हैं, ठीक है, वो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट से फास्टर भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जस्ट ये नुकसान होता है कि वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे थे, हमारी इक्वेशन जब हम कोस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे थे हमारी इक्वेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये अभी इतना कम्प्लेक्स नहीं है। अगर बाकी मैं एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइजर एल्गोरिदम्स की बात करूं, वहां पर हमें कुछ और स्टेप्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे हमारे एल्गोरिदम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन एट द एंड जो हमारा रिजल्ट है या बाकी तमाम चीजें हैं उसमें बहुत कुछ हमें ऑटोमेटिक मिल रहा होता है और हमारा ग्रेडियंट डिसेंट से वो काफी अच्छे डिपेंड करता है हमारे डेटा सेट पे, डेटा सेट कैसा है। तो कुछ अच्छे हमें रिजल्ट भी दे रहे होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से और कुछ ऑलमोस्ट हमारे कंपेरेबल रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ ना ऑप्टिमाइजर को चेंज करना, कॉस्ट फंक्शन को चेंज करना, ये सारे जो चीजें हैं ना ये हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आती हैं कि आपने अपने एल्गोरिदम को हाइपर पैरामीटर ट्यून किया, डिफरेंट वैल्यूज देके चेंज करके आपने अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने की कोशिश की है। ठीक है, उसमें हम लोग लर्निंग रेट को चेंज करते हैं, थीटास की वैल्यूज को चेंज करते हैं, अपने ऑप्टिमाइजर एल्गोरिदम को चेंज करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को चेंज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आती हैं कि आप अपने एल्गोरिदम को ट्यून कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का डाटा देके और आप आइडेंटिफाई करते हैं वो वाला पॉइंट जहां पर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों ने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी हो देन हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट अज्यूम अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आ जाती है कि बजाय बाइनरी के 2 क्लासेस के हमारे पास मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं कि मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे आप लोगों को ईमेल फोल्डरिंग और टैगिंग का शो हो रहा है, मेडिकल डायग्राम्स हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है,
तो ये आप लोगों को पता चल गया कि अगर हमारे पास मल्टी क्लास होंगी ना तो हम लोग उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते थे, ठीक है। जैसे आपको ये ईमेल फोल्डरिंग का शो हो रहा है, मेडिकल डायग्राम का शो हो रहा है, ठीक है, वेदर का शो हो रहा है आपको, ठीक है, कि सनी है, क्लाउडी है, या रेन है, स्नो है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस थी। अब लेट अज्यूम अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना चाहता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, वन वर्सेस ऑल का कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, जस्ट एक सिंगल लाइन दरमियान में ड्रा कर देगा और हमें बता देगा कि ये एक क्लास है, ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारी जो भी इस लाइन से ऊपर डाटा आ रहा होगा वो आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसे हम लोग थ्रेश होल्डिंग भी कहते थे। कोई भी एक थ्रेश होल्डिंग डिफाइन कर लेता था कि अगर इससे कम वैल्यू आती है देन तुमने उसको वन क्लास असाइन कर देनी है, और अगर इससे अप वैल्यू आती है देन तुमने इसे सेकंड क्लास असाइन कर देनी है, ठीक है। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या है, हमारे पास मल्टी क्लासेस है, 1, 2 एंड 3 क्लास है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन ही कर रहा होता है, ठीक है। जब आपके पास मल्टी क्लास डाटा आ जाता है देन हमारे पास ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो वन वर्सेस ऑल का कंसेप्ट यूज करता है और उसी की बेस पे डाटा को क्लासिफाई कर रहा होता है। वन वर्सेस ऑल का क्या मतलब है, वो ये अज्यूम करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ट्राइंगल की हमारे पास क्लास थी, उसने क्या किया, एक क्लास उठाई और बाकी तमाम को जो हमारे पास क्रॉस वाला और ये जो स्क्वायर वाला हमारे पास डाटा था उन तमाम को उसने एक ही डाटा सेट अज्यूम किया, ठीक है, कि वो हमारे पास ऑल जितना भी रिमेनिंग डाटा है वो किसी एक क्लास से बिलोंग करता है। और जस्ट अभी उसने एक क्लास के लिए अपना एल्गोरिदम ट्रेन किया, वो एक क्लास कौन सी थी, जस्ट ट्राइंगल के लिए, ये जो हमारे पास तो कौन टाइप हमारे पास शेप्स बनी है, जस्ट इसके लिए उसने अपने आप को ट्रेनिंग करने की कोशिश की, ठीक है, और बाकी तमाम को उसने अज्यूम किया कि वो किसी एक ही क्लास से बिलोंग करता है। सेम इस तरह से सेकंड टाइम वो क्या करेगा हमारे पास कि वो जो हमारे पास ये स्क्वायर्स में ये रेक्टेंगल शेप है वो इसको रखेगा और बाकी तमाम को वो अज्यूम करेगा कि बाकी तमाम जितना भी रिमेनिंग डेटा है वो किसी एक ही क्लास से बिलोंग करता है। सेम केस फॉर थर्ड कि वो क्रॉस वाले को रखेगा और बाकी तमाम को वो अज्यूम करेगा वो किसी एक ही क्लास पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये वन वर्सेस ऑल के कंसेप्ट को यूज करके एट द एंड हमारे डाटा को क्लासिफाई करके हमें बता देता है कि आपका जो डिफरेंट जो डाटा जो मल्टी क्लास आपका डाटा एग्जिस्ट करता है वो किस तरह से आपस में वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो एक क्लास को उठा लेगा, बाकी तमाम को वो अज्यूम करेगा कि वो तमाम एक ही क्लास है और उसी के ऊपर वो लर्निंग कर रहा होगा अपनी, उसी के ऊपर वो हमारे एरर रेट को उन तमाम चीजों को वो रिड्यूस कर रहा होगा। सेम केस फॉर सेकंड, सेम केस फॉर थर्ड। तो हर क्लास के लिए वो अलग अलग ये वाला स्टेप्स दोबारा रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज जहन में रखने वाली बात है कि वो यहाँ पर भी कर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन ही रहा है कि जिस तरह से जिस अप्रोच से वो ऑलरेडी दो क्लासेस को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, ठीक है, एक लाइन की बेसिस पे, अभी भी वो सेम उसी स्टेप्स में कर रहा है, लेकिन उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है डिफरेंट अपने अलग-अलग चंक्स में और उन्हीं को एट द एंड कंबाइन करके वो एक आप लोगों को प्रेडिक्शन देता है कि अगर आपने कोई भी टेस्ट डाटा या डिफरेंट डाटा देते हैं तो वो आप लोगों को इन्हीं तीनों में से गुजार के एट द एंड बता देता है कि आपका डाटा जो है वो कौन सी लाइन जो कौन सा डाटा वो आपके डाटा को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वन वर्सेस ऑल के कंसेप्ट से ये हमारे डाटा को एक्यूरेटली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन कि उस वन वर्सेस ऑल के केस में वो हमारे पास दो क्लासेस के लिहाज से ही क्लासिफाई कर रहा होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ